अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डीसी यूनिवर्स के मशहूर किरदार सुपरमैन की नई फिल्म ने दुनिया में एक बहस छोड़ दी है। सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग इसे अब तक की सबसे ज्यादा इसराइल मुखालिफ फिल्म करार दे रहे हैं। डीसी यूनिवर्स के मशहूर किरदार सुपरमैन की नई फिल्म ने दुनिया में बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर बेशतर लोग इसे अब तक की सबसे ज्यादा इसराइल मुखालिफ फिल्म करार दे रहे हैं। The Superman film, directed by James Gunn, has become an unexpected focal point of debate, with viewers clashing over the perceived political subtext related to the conflict. Now, some anti-Israel factions are reportedly embracing the movie as a metaphorical commentary on the situation of the Palestinians in the Gaza Strip. The Superman, जो कि जेम्स गन ने डायरेक्ट की है, वो अनएक्सपेक्टेड डिबेट का मरकज बन चुकी है। व्यूअर्स के दरमियान इसके अंदर छुपे पॉलिटिकल मैसेज को लेकर काफी तनाज़ा पैदा हो चुका है और अब कुछ एंटी इजराइल लोग इस फिल्म को गजा के अंदर हो रहे जुल्म पर मेटाफोरिकली तौर पर देख रहे हैं। हॉलीवुड की ये फिल्म सुपरमैन न सिर्फ इसराइल को परेशान कर रही है बल्कि इसकी नींदें भी उड़ा दी हैं। इस वक्त इसराइल के लोग और हुकूमत इस फिल्म को देखकर काफी गुस्से में है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर गजा में होने वाले बर्बरियत को इनडायरेक्टली तौर पर दुनिया के सामने एक सुपर हीरो फिल्म की सूरत में दिखाया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। सुपरमैन जैसे फिक्शनल सुपर हीरोज के क्रिएटर भी दो यहूदी ज्यूज थे और अब वही फिल्म इसराइल को एक्सपोज कर रही है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, ये हो चुका है। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि इसकी वजह क्या है। इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम है जेम्स गन और ये फिल्म डीसी यूनिवर्स के लिए बहुत अहम है, जिसके सुपर हीरोज में सुपरमैन, फ्लैश, ब्लैक एडम, एक्वामैन, वंडर वुमन वगैरह जैसे शामिल हैं। सुपरमैन फ्रेंचाइज पिछली कुछ दहाइयों से स्ट्रगल कर रही थी कि वो सस्टेनेबिलिटी हासिल करे और इसका बिजनेस भी कुछ खास नहीं हो रहा था। लास्ट टाइम 2013 में जब मैन ऑफ स्टील ने कुछ बेहतर परफॉर्म किया था, जो जैक सेंडर ने बनाई, तो एक उम्मीद की किरण जागी, लेकिन उसके बाद से इनकी जो फ्रेंचाइज थी वो नुकसान में थी। मगर अब 2025 में एक बार फिर क्लासिकल सुपर हीरो को जिंदा करने की कोशिश की गई है। इस बार लोगों का कहना है कि पहले वाले सुपरमैन को ओवर पावर्ड दिखाया गया था, इसलिए नई फिल्म सुपरमैन कैरेक्टर के फ्यूचर के लिए बहुत अहम साबित होने वाली थी और बिजनेस के हिसाब से जेम्स गन ने इसे कामयाबी से रिवाइव किया है। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 200 मिलियन में ये पूरी फिल्म तैयार हुई है और जिसने पहले ही हफ्ते 122 मिलियन कमाए हैं, जो कि मैन ऑफ स्टील से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। अब असली तनाज़ा क्या है? फिल्म के अंदर सुपरमैन को एक फिक्शनल दुनिया में दिखाया गया है, जहाँ दो नई कंट्रीज बोलिविया और जानपुर है। उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट होता है और दोनों कंट्रीज रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब इनका मैप पर कहीं भी कोई नाम नहीं है। अगर इनके थ्रू सिंबॉलिकली एक पॉलिटिकल मैसेज दिया गया है। बोलिविया को एक एग्रेसिव, हाईली एडवांस्ड एयरफोर्स और टेक्नोलॉजी वाला कंट्री दिखाया गया है, जो हर वक्त आसपास के मुल्कों पर हमला करने के लिए तैयार रहता था और उनको अपने कब्जे में लेता था। उसका सबसे बड़ा एलाय है अमेरिका। बोलिविया एक छोटे कमजोर मुल्कों जानपुर पर हमला कर देता है और जबरदस्ती कब्जा कर लेता है। जानपुर के पास ना आर्म्स हैं ना रिसोर्सेज हैं और रिजल्ट क्या निकलता है कि हजारों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। फिल्म में जानपुर के लोग मजलूम दिखाए गए हैं, जिन्हें सुपरमैन बचाता है और सुपरमैन ना सिर्फ इनकी मदद करता है बल्कि ग्लोबली भी उनका साथ देता है। अब यहाँ से इसराइल और फलस्तीन की मिसाल निकाल कर सामने आती है कि बोलिविया का कैरेक्टर इसराइल की याद दिलाता है और जानपुर का कैरेक्टर गजा की आवाम जो कि मजलूम है इस वक्त, वो फील करवाता है। जैसे उर्दू की एक मशहूर कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। फिल्म में बार बार रिफ्यूजी कैंप्स, बेगुनाह लोगों को का कत्ल और उनकी नस्ल कुशी का जिक्र होता है, बल्कि वही मंजर जो कि गजा में देखने को मिलते हैं। एक सीन में सुपरमैन भी ये कहता है कि हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। जब जालिम लोग मजलूम को कत्ल कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये डायलॉग इसराइल के सपोर्टर्स के लिए एक डायरेक्ट थप्पड़ बन चुका है।
فلم نے پوری دنیا کو ایک آئینہ دکھایا ہے، صرف اسرائیل کو ہی نہیں بلکہ امریکہ کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ فلم میں بولیویا اور امریکہ کے درمیان دوستی کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے، بالکل جیسے ریئل ورلڈ میں نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان دوستی ہے۔ اسی طرح بولیویا ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ فلم کے شروع میں مصر یعنی کہ ایجپٹ کے مشہور سٹینڈ اپ کامیڈین وسیم یوسف کا سین تھا جو فلسطین کا سپورٹر تھا، لیکن فلم سے اسے ہٹا دیا گیا۔ ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ سین سٹوری کے فلو میں فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا، لیکن لوگوں کا کہنا تھا کہ اسرائیل لابی کے پریشر کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ڈی سی اور جیمز گن نے کہا ہے کہ فلم کا تعلق مڈل ایسٹ کانفلکٹ سے بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ اسکرپٹ تو 2023 میں لکھی گئی تھی جب غزہ اور اسرائیل وار ابھی تک شروع بھی نہیں ہوئی تھی، مگر دنیا نے اپنی طرف سے اس کا لنک اس کانفلکٹ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ مجھے نہیں لگتا۔ میرے خیال میں جیمز گن نے سوچ سمجھ کر یہ فلم بنائی۔ فلم میں جان پور کے لوگ براؤن سکن ہیں، بالکل فلسطین کے لوگوں کی طرح، جبکہ بولیویا کے لوگ وائٹ سکن ہیں جیسے اسرائیل کی طرح۔ جب سپرمین بولیویا کو نہ مارے تو بولیویا کا جواب ہوتا ہے یہ تو ویسے بھی مرنے والے تھے، ہم تو انہیں دشمنوں سے آزادی دلوا رہے ہیں۔ بالکل وہی جسٹیفیکیشن جو اسرائیل ہر مرتبہ غزہ کی بربادی کے بعد دیتا ہے۔ پوری فلم میں سپرمین امریکہ سے بھی مایوس ہو جاتا ہے جو کہ بولیویا کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اور آخر میں اسے لیکس لوتھر کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک امیگرینٹ ہے، اس کے یہاں کوئی رائٹس نہیں۔ فلم کے اینڈ میں کہا گیا ہے صرف سپر ہیروز ہی دنیا کو بچا سکتے ہیں، حکومتیں نہیں۔ یہ بہت ہی گہرا پیغام تھا، لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے خود نکلنا ہوگا، خود سپر ہیروز بننا ہوگا، حکومتوں پر بھروسہ کرنا ہوگا، لیکن اپنی کوشش بھی کرنی ہوگی۔ 1980 کی سپر مین فلم میں سپر مین امریکن جھنڈا اٹھائے اسپیس میں اڑ رہا تھا، لیکن وہی سپر مین 2025 کی سپر فلم میں امریکہ کو نااہل خود غرض کہا رہا تھا۔